19 जनवरी 1990। 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। कश्मीर की मस्जिदों में एक अनाउंसमेंट होता है। उस अनाउंसमेंट में कश्मीरी पंडित को वार्निंग दी जाती है। Last year, Kashmir had a population of 1,40,000 Hindus. In the last 6 months, more than 1,00,000 Hindus have fled their homes, many with just their clothes on their backs. अब या तो कश्मीरी पंडित को अपना धर्म छोड़कर इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट होना होगा या फिर कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। अनाउंसमेंट के बाद नारेबाजी और दंगे शुरू हो जाते हैं और इन दंगों और आतंकवाद में जो 4 लाख लोग फंसे थे उनमें से आज की वेल नोन पर्सनैलिटीज के परिवार भी शामिल थे, जैसे समय राणा, कृष्णा और राइटर राहुल पंडिता। मुझे ऐसा लगता है हमारा कल्चर मर रहा है भाई, कश्मीरी पंडित जो है हम, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो कभी रही नहीं वहाँ ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा को जो अटैचमेंट है कश्मीर से, वो हर साल जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना वाना आता है, वटक पूजा आती है। वो लोग अपनी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर एक ऐसे सफर पर निकल पड़े थे जिसे आज 35 साल बाद भी जब आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राइटर राहुल पंडिता अपनी बुक में लिखते हैं, 20 जनवरी का दिन कयामत जैसा था। करीब 7 लाख लोगों की भीड़ सड़क पर उतर पड़ी थी। एक वक्त हमने अपनी आंखों से करीब 7 लाख लोगों को कश्मीर की सड़क पर देखा है। उनमें काफी लोग कफन बांधे खड़े थे। और ऐसा नहीं है कि ये कश्मीरी पंडित एक्सोडस सिर्फ 1990 में हुआ था, बल्कि 14th सेंचुरी में शाहमीर डायनेस्टी के सुल्तान सिकंदर बुतिशकान ने भी ऐसा ही कुछ किया था। पर एक सवाल मुझे न जाने कब से परेशान करता आ रहा है, क्या गलती थी उन 4 लाख लोगों की जिनको उस रात अपने अरमानों से भरा घर छोड़ना पड़ा? क्या गलती थी उन मासूम बच्चों की जो कश्मीर की गलियों में खेलते थे पर आज वो हमेशा उन गलियों को छोड़ने वाले थे, जिनके लिए कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि उनकी पहचान, उनकी जिंदगी। पर उनके लिए ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। एक रात ऐसी आई जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, उनकी जमीन, उनके घर, उनके मंदिर और आखिर में उनकी जान तक छीन ली। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने कम्युनल नारों की आग लगाई? और मैंने और मेरी टीम ने हजारों पेजेस और रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद आज फाइनली मैं आपको कश्मीरी पंडित एक्सोडस की वो ब्रूटल कहानी पूरी शुरुआत से सुनाने वाला हूँ, जिसको आज हर एक इंडियन को सुनना चाहिए। ये है द ब्रूटल स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित एक्सोडस। साल था 1301 एडी। सुहादेवा कश्मीर की गद्दी पर बैठता है और कश्मीर पंडित पर बहुत हार्श टैक्सेस लगाता है, जो कि हिंदू रिलीजन के खिलाफ होता है। पर इसके कुछ साल बाद 1313 एडी में शाहमीर अपनी फैमिली के साथ कश्मीर आता है। अब अर्ली 13th सेंचुरी में कश्मीर वैली पर सुहादेवा की हुकूमत चल रही होती है और उसके रूल पीरियड में ही शाहमीर एज अ रिफ्यूज आते हैं एंड सुहादेवा उसे देवास कुनैल नाम का एक गाँव देता है। साल आता है 1320 एडी, जब मंगोल आर्मी का एक कमांडर जुल्जू खान कश्मीर आकर लूट मचाता है, जिसके डर से सुहादेवा अपना महल छोड़कर किश्तवाड़ भाग जाता है। जुल्जू अगले 8 महीने तक कश्मीर में खूब तबाही मचाता है, तमाम फसलें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे ही वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट होता है, जुल्जू खान कश्मीर से वापस चला जाता है। जुल्जू खान को कुछ हिस्टोरियन जुल्जू खान लिखते हैं और कुछ जुल्जू खान लिखते हैं। अब सुहादेवा जुल्जू के जाने के बाद वापस आता है और सोचता है कि उसे फिर से कश्मीर पर रूल करने के लिए गद्दी पर बिठाया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता और उस वक्त रिंचाना पावर गेन करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिंचाना लद्दाख रीजन का एक प्रिंस था, जिसके बाप के मारे जाने पर रिंचाना अपनी जान बचाकर कश्मीर आ जाता है एंड सुहादेवा के कमांडर ऑफ चीफ ने रिंचाना को एम्प्लॉय की पोस्ट पर हायर किया हुआ था। अब जुल्जू खान के जाने के बाद सुहादेवा का कमांडर ऑफ चीफ रामचंद्र गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है, पर रिंचाना ऐसा नहीं होने देता और उसे मरवा देता है और वो रामचंद्र की बेटी कोटा रानी के साथ शादी करके कश्मीर का रूलर बन जाता है। कोटा रानी उस वक्त की कश्मीर की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल वुमेन थी। फिर आगे चलकर रिंचाना एक फेमस पर्सियन सेंट बुलबुल शाह से मिलता है, जिनका रियल नेम सैयद शरुद्दीन अब्दुल रहमान होता है एंड रिंचाना उनकी गाइडेंस के बेस पर इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है।
हालांकि राइटर जोना राजा अपनी राज तरंगिनी बुक में लिखते हैं कि रिंचाना हिंदू रिलीजन अपनाना चाहता था, पर देवा स्वामी जो चीफ हिंदू एडवाइजर थे उन्होंने रिंचाना को हिंदू रिलीजन में लाने से मना कर दिया, इसीलिए वो इस्लाम रिलीजन एक्सेप्ट करता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात सोचता हूँ और बहुत से हिस्टोरियन इसी बात को लिखते भी हैं कि रिंचाना एक राजा था, और अगर ऐसा होता कि रिंचाना हिंदू रिलीजन अपनाना चाहता तो वो किसी और ब्राह्मण को बुलाकर हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि एक राजा के लिए ब्राह्मण की कमी नहीं हो सकती। मैंने आपके सामने दोनों बात रख दी हैं। अब आपका कॉमन सेंस जिस बात को एक्सेप्ट करे आप उसको मान सकते हो। खैर, आफ्टर एक्सेप्टेड इस्लाम रिंचाना का नाम सदरुद्दीन रखा गया एंड बाद में उसका बेटा होता है और उसका नाम हैदर रखा जाता है। साल आता है 1323 एडी। रिंचाना जो अब सदरुद्दीन था उसकी डेथ हो जाती है। सदरुद्दीन की डेथ के बाद सबके मन में एक ही सवाल था कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। उस वक्त कोटा रानी का बेटा भी बहुत छोटा था, इसीलिए कोटा रानी उसको गद्दी पर नहीं बिठा सकती थी, और साथ ही उस वक्त कश्मीर में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अनस्टेबल थी। तो ऐसे में कोटा रानी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने बेटे को गद्दी पर बिठाए या फिर किसी और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलायंस में जाए ताकि किंगडम स्टेबल रह सके। तो अब कोटा रानी रिंचाना की डेथ के बाद सुहादेवा के भाई उदन्यदेवा से शादी करती है और उदन्यदेवा कश्मीर का किंग बनता है। वहीं कोटा रानी एक्चुअल पावर हैंडल करती है एंड उदन्यदेवा सिर्फ नॉर्मल किंग रहा। अब कोटा रानी को यहाँ एक खतरा लगता है कि शामिर मुझसे नाराज या बगावत न करने लगे, बिकॉज कोटा रानी का उदन्यदेवा से शादी करना शामिर को साइडलाइन फील हो सकता था। इसीलिए शामिर को कोटा रानी कर्मराज्य का गवर्नर बनाकर उसको सेटिस्फाइड करती है, और उदन्यदेवा के राजा बनने के कुछ दिन बाद कश्मीर पर फिर से इन्वेडर्स अटैक करते हैं। अब कुछ हिस्टोरियन इन इन्वेडर्स को तुर्किश लिखते हैं तो कुछ मंगोल कहते हैं, एंड राइटर जोना राजा इसको कहते हैं कि मुगोपुरा के किंग ने किया था। पर यहाँ ट्विस्ट वाली बात यह है कि उदन्यदेवा उन इन्वेडर्स से डरकर भाग जाता है और वहाँ से भागकर लद्दाख रीजन में पहुँच जाता है। दूसरी तरफ कश्मीर में कोटा रानी शामिर और भिक्षाना के साथ मिलकर उनसे लड़ती है और इन्वेडर्स को डिफीट करके वैली से भगा देती है। इन्वेडर्स को डिफीट करने और वैली से भगाने के बाद शामिर पब्लिक में बहुत पॉपुलर हो जाता है, लोग उसे हीरो समझने लगते हैं। एंड अब इन्वेडर्स के जाने के बाद कश्मीर में पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वक्त कश्मीर में कुछ टाइम तक लोकल चीफ्स और कोटा रानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। दूसरी तरफ लोग वापस से एक फॉर्मल किंग चाहते हैं ताकि स्टेबिलिटी वापस से बनाई जा सके। फिर उदन्यदेवा वापस आता है और अपनी गद्दी पर वापस बैठने की कोशिश करता है और वो गद्दी पर बैठ भी जाता है। अब यहाँ से इस पूरी हिस्ट्री में एक ट्विस्ट आता है। उदन्यदेवा का गद्दी पर वापस बैठना शामिर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, एंड अब तक शामिर वैसे भी पब्लिक में फेमस हो ही गया था, लेकिन वो अपनी पावर धीरे धीरे गेन करते रहता है। एक बुक में शामिर के लिए एक लाइन लिखी मिलती है, He did not deem the king even as a grass। इसी के साथ शामिर अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है। वो कश्मीर के बड़े खानदान कबीले लेमान्यास और धरावास में अपनी बेटी और अपनी पोती की शादी करा देता है और उसके बाद सही वक्त आने का इंतजार करता है। साल आता है 1338 एडी। उदन्यदेवा की डेथ हो जाती है और कोटा रानी पावर ऑफ रेंज अपने हाथ में लेती है। अब यहाँ तक कोटा रानी शामिर की बढ़ती पावर के बारे में जानती थी, इसीलिए वो शामिर का अपनी कैपिटल अंदरकोट से श्रीनगर ट्रांसफर करा देती है। शामिर को ये बात खटकती है और वो एक स्ट्रेटेजी बनाकर कोटा रानी के मैन वजीर भिक्षाना को एसोसिनेट करवा देता है और फिर कोटा रानी को शादी के लिए प्रपोजल भेजता है। कोटा रानी यहाँ सोचती है कि जो उसकी सल्तनत में एक वजीर है उससे शादी करना उसके स्टेटस के अगेंस्ट है। यही सोचकर कोटा रानी शादी के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद शामिर कई चीफ के साथ मिलकर अंदरकोट के किले को चारों तरफ से घेर लेता है और कोटा रानी को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। कोटा रानी अपने आप को सरेंडर कर देती है, साथ ही शादी का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब शामिर यहाँ ये शादी कर तो लेता है, लेकिन वो कोटा रानी पर भरोसा नहीं करता क्योंकि ये शादी उसने प्रेशर में की थी। एंड कुछ टाइम बाद शामिर कोटा रानी को कैद करवा देता है और इस तरह साल 1339 एडी में शामिर डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। ये कश्मीर हिस्ट्री की पहली मुस्लिम सल्तनत होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये सल्तनत मुस्लिम सल्तनत थी, इस्लामिक नहीं, क्योंकि इस्लाम अपनी बेटियों की शादी किसी नॉन मुस्लिम मर्द से करने की इजाजत नहीं देता और इसी तरह एक मुस्लिम मर्द को भी किसी नॉन मुस्लिम औरत से शादी करने की परमिशन नहीं देता। शामिर राजा बनने के बाद अपना नाम सुल्तान शमसुद्दीन रखता है और सुहादेवा के द्वारा जो टैक्सेस और हार्श टैक्सेस ब्राह्मण पर लगाए गए थे, जिसकी वजह से जोना राजा अपनी बुक में सुहादेवा को राक्षस ऑफ द किंग लिखते हैं। सुल्तान शमसुद्दीन उन सारे टैक्सेस को कम कर देते हैं
और बाकी चीजों को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद शाहमीर की हुकूमत सिर्फ 3 साल तक चलती है और साल 1342 एडी में शाहमीर की नेचुरली डेथ हो जाती है। शाहमीर की डेथ के बाद उस वक्त उसके 2 बेटे मौजूद होते हैं, बड़ा बेटा जमशेद और उससे छोटा अली शेर। सुल्तान के बाद जमशेद सल्तनत को संभालता है। जमशेद पहले एक जागीर में गवर्नर रह चुका था। अब जमशेद अपने छोटे भाई अली शेर को अपने साथ मिलाकर रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी 1 साल 2 महीने के बाद अली शेर बगावत कर देता है और इसी के साथ जमशेद की सल्तनत 1343 एडी में एंड हो जाती है। उसी साल अली शेर अगले सुल्तान बनते हैं। अब यहाँ शाहमीर डायनेस्टी में एक अजीब सी बात थी कि ये लोग अपने आप को टाइटल देते थे। ऐसे ही अली शेर सुल्तान बनने के बाद अपना नाम सुल्तान अलाउद्दीन रखते हैं। अब सुल्तान अलाउद्दीन उर्फ अली शेर रिफॉर्म करते हैं और अपनी कैपिटल इंदरकोट को अलाउद्दीनपुर लेकर जाते हैं। अलाउद्दीनपुर जो आज का श्रीनगर है। साल 1354 एडी में अलाउद्दीन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से गद्दी से हटा दिया जाता है और इनका बेटा शीर्षमार्ग पावर गेन करता है और पावर में आने के बाद शीर्षमार्ग अपना नाम सुल्तान शिहाबुद्दीन रखता है। सुल्तान शिहाबुद्दीन एक बहुत ही कामयाब रूलर साबित होते हैं और अपने बॉर्डर्स को और बढ़ाते हैं। हिस्ट्री अकाउंट में यहाँ तक आता है गिलगित बुल्चिस्तान, लद्दाख और सतलंज रिवर तक बॉर्डर्स को बढ़ा दिया जाता है। अब शिहाबुद्दीन के वक्त दरबार में कई हिंदू वजीर मौजूद थे, जैसे कोटा भट्ट और उदयश्री। कुछ वक्त बाद वजीर उदयश्री कश्मीर में मौजूद ब्रोंज का एक बहुत बड़े बुद्धे के पुतले को पिघलाकर कॉइन बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन शिहाबुद्दीन ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये किसी और का हुनर है, लोग इनको आइडल मानते हैं और हम ऐसे गुनाह नहीं कर सकते। एंड जब तक कश्मीर में मुसलमान माइनॉरिटी में थे, साथ ही उस वक्त हंजिज नाम की एक कम्युनिटी थी जो रिवर में बोटिंग करती थी। उन पर यह जुल्म होता था कि महीने में 7 दिन मिनिस्टर और शाही खानदान वाले लोगों को फ्री घुमाना पड़ता था। हंजिज को शायद इसलिए चुना गया था बिकॉज वाटर इज द इजीएस्ट वे टू ट्रेवल। सुल्तान शिहाबुद्दीन का ही वक्त था जब कश्मीर में कल्चरल चेंज हो रहा था एंड उसी वक्त दुनिया भर के लोग कश्मीर में पनाह ले रहे थे, जैसे सैयद अली हमदानी। उन्होंने 3 विजिट किए जिससे कुछ लोग मुसलमान भी हो चुके थे और तब तक कश्मीर में फोर्सफुली कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था और शिहाबुद्दीन के टाइम कश्मीर में अलग अलग रीजन के लोग आ रहे थे एंड साथ ही अपने साथ बहुत सी आर्ट फॉर्म ला रहे थे, जैसे पेपर मेकिंग, बुक बाइंडिंग, शॉल मेकिंग एक्सेट्रा। अब साल 1373 एडी में शिहाबुद्दीन की डेथ हो जाती है और उसी साल उनकी जगह उनका भाई हिंदल सुल्तान बनता है और सुल्तान बनने के बाद अपना नाम वो कुतुबुद्दीन रखता है। अब हिस्ट्री में कुतुबुद्दीन के बारे में लिखा है कि उनकी 2 सगी बहन उनकी बीवियां थी। वो हर दिन अलाउद्दीनपुर जो आज का श्रीनगर है वहाँ किसी मंदिर में माथा टेकने जाते थे। दूसरी तरफ पर्सिया को तैमूर फतेह कर लेता है और वो वहाँ के लोगों के साथ बहुत जुल्म करता है। तो सैयद अली हमदानी अपने 700 स्टूडेंट को लेकर कश्मीर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपनी 2 बहनों से शादी कर रखी है जो इस्लाम रिलीजन में परमिसिबल नहीं है। तब वो कुतुबुद्दीन से बात करते हैं और उनका डिवोर्स कराकर एक से दोबारा निकाह करा देते हैं। ऐसे ही साल 1393 एडी में सुल्तान कुतुबुद्दीन की डेथ हो जाती है और उसी साल सिकंदर पावर में आता है, जिसे आज हम इंडियन हिस्ट्री में सिकंदर बुतिश खान के नाम से जानते हैं। इनके टाइम पर ही सैयद अली हमदानी के बेटे मोहम्मद अली हमदानी आते हैं और वो सिकंदर को इम्प्रेस कर देते हैं। फिर सिकंदर उनको अपना टीचर मानने लगता है और उनके इन्फ्लुएंस में आकर शरिया लॉ इम्पोज करते हैं, जिसके बाद कश्मीर में औरतों का नाचना, गाना, शराब पीना और यहाँ तक कि औरतों को बेचना सब बंद कर देते हैं और जजिया टैक्स लगाते हैं। अब सिकंदर का राइट हैंड चीफ मलिक सुहाब भट्ट जो एक ब्राह्मण थे वो इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और सैयद अली हमदानी उनका नाम मलिक सैफुद्दीन रखते हैं। जिसके बाद मलिक सैफुद्दीन और सिकंदर मिलकर मास कन्वर्जन करते हैं और ब्राह्मण से कहा जाता है कि या तो मुसलमान हो जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ के हालात इस तरह के बना देते हैं कि ब्राह्मण को तिलक लगाने तक पर परमिशन नहीं होती, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती है और उनके मंदिर को तोड़ा जाता है, जैसे कश्मीर हिस्ट्री के ओल्डेस्ट टेम्पल मर्तांड सन टेम्पल, अनंतनाग, विजेश्वरा टेम्पल, विजभेरा, शरादा टेम्पल और महादेव टेम्पल बरमूला एक्सेट्रा। 12th सेंचुरी हिस्टोरियन अपनी बुक में लिखते हैं कि लगभग 100 बड़े मंदिर और कई छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। जोना राजा अपनी बुक में ये भी लिखते हैं कि इन सबको कराने में मेन रोल मलिक सैफुद्दीन उर्फ सुहा भट्ट का रहा।
जो कि एक ब्राह्मण से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। अब ये कश्मीर की कहानी सिर्फ रिलीजन वर्सेस रिलीजन की कहानी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स, फियर और मैनिपुलेशन की कहानी है। शामी डायनेस्टी का अर्ली रूलर के टाइम पर कश्मीर रिलेटिवली टॉलरेंट था, हिंदू वाजिर थे, मंदिर सेफ थे, कल्चर फ्लोरिश कर रहा था। पर जैसे ही रिलीजन को पावर का टूल बनाया गया, वैसे ही फेथ फियर में बदलने लगा। सिकंदर बुतिशकान के दौर में शरिया लॉ, जजिया टैक्स, फोर्सफुली कन्वर्जेशंस और मंदिरों का डिस्ट्रक्शन, ये सब एक रात का रिजल्ट नहीं था, ये सालों की पॉलिटिकल कंडीशनिंग का नतीजा था। और यही पैटर्न हम हिस्ट्री में बार बार देखते हैं। जब भी कोई रूलर अपनी लेजिटिमेसी के लिए लोगों के बीच दरार पैदा करता है, तो सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों का होता है, चाहे वो 14th सेंचुरी के कश्मीरी पंडित हों या 1990 के कश्मीरी पंडित हों। इसीलिए हिस्ट्री को सिर्फ इमोशन से नहीं, लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है, ताकि हम ये समझ सकें कि नफरत के बीज कैसे बोए जाते हैं और कैसे पूरी सोसाइटी उसकी कीमत चुकाती है। क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री से सीखना बंद कर देते हैं, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। कश्मीरी पंडित एक्सोडस सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है, जिसको हमें आगे किसी भी रिलीजन और किसी भी जात के साथ कभी रिपीट नहीं होने देना है।